हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है क्लासिकल मॉडल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और हिंदी में हम इसे बोलेंगे आय व रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी स्कूल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे प्रकृतिवाद, वणिकवाद, है ना, परंपरावाद, जिसको हम क्लासिकल कहते हैं, उसके बाद केन्सवाद, नियो क्लासिकल, न्यू केन्जियन, इस तरीके से, और फिर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं जिसमें कि क्लासिकल जो स्कूल है उसका पालन करने वाले अर्थशास्त्रियों को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कह के पुकारा जाता है। और इन्होंने जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत दिए उसमें मुख्य रूप से आय व रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम आपको पता होने चाहिए। जब भी आप परीक्षा में सवाल क्लासिकल मॉडल पे करें तो उन अर्थशास्त्रियों का नाम जो है वो एक परिचय के रूप में उसमें शामिल करें प्रस्तावना में। ये थे एडम स्मिथ, जिन्हें हम अर्थशास्त्र का जनक ही कहते हैं। उनके समकालीन डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, वॉकर, है ना, आदि ये सब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आते हैं। उसके बाद इनके जो अनुयायी थे, जो इनके शिष्य थे, उसमें अल्फ्रेड मार्शल, फिशर, एजबर्थ, पिगू आदि का नाम हम लेते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही रिच संप्रदाय है जिसने अर्थशास्त्र में बहुत सारे सिद्धांत दिए, और जिनका अध्ययन हम एक एक करके, जैसे भी आपके सिलेबस में शामिल हैं, उनका अध्ययन हम करते जाएंगे। तो अगर परिचय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का पूछें, या एक और क्लासिकल इकोनॉमिक्स का परिचय पूछें आपसे परीक्षा में, तो आप बता सकते हैं कि 1776 में अर्थशास्त्र के जनक कहे जाने वाले एडम स्मिथ की एक पुस्तक आई थी, या अर्थशास्त्र का एक ग्रंथ आया था जिसका नाम शॉर्ट में द वेल्थ ऑफ नेशंस था। और तभी से अर्थशास्त्र की अलग से पहचान मानी जाती है। राजनीति शास्त्र से इसको तब अलग कर दिया गया और एक अलग शास्त्र के रूप में इसको अपनी पहचान मिली। उसके बाद बहुत सारे अर्थशास्त्री जिनका नाम हमने ऊपर लिया, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत देकर इस परंपरा को और भी ज़्यादा रिच बनाया। तो नेक्स्ट स्लाइड हम खोलने जा रहे हैं, रोजगार सिद्धांत। आय और रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या है, थोड़ा बहुत हम इसमें देखेंगे। स्लाइड में प्रस्तावना या परिचयात्मक रूप से जो लिखा है वो मैं भी आपको समझा चुकी हूँ। उसमें हमें और ऐड करना है कि रोजगार किसे कहते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आय और रोजगार का क्या संबंध है। ठीक है, तो रोजगार कहते हैं काम करना, काम करने की इच्छा रखना और उसके अनुसार काम मिल जाना, इसे हम रोजगार कहते हैं शास्त्र में। और आय और रोजगार का क्या संबंध है? आय और रोजगार का सीधा संबंध है। जिस देश में काम चाहने वालों को काम मिल जाता है, अवसर मिल जाते हैं काम करने के, फिर वो अपनी उत्पादकता के द्वारा देश के उत्पादन में योगदान देते हैं, और इस तरीके से रोजगार के बढ़ने से आय बढ़ती है और आय के बढ़ने से सामान्यतः रोजगार बढ़ता है। यह एक धनात्मक संबंध माना जाता है। तो इस प्रकार से आय और रोजगार का आपस में संबंध आपको समझ आ गया होगा। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, उनकी उनका जो अर्थशास्त्र है वो लगभग लगभग अर्थशास्त्र के जगत में 200 सालों तक पढ़ा और पढ़ाया जाता रहा। बहुत लंबे काल तक इनका वर्चस्व बना रहा। लेकिन 20वीं शताब्दी में 1936 के आसपास या 30 के आसपास इनका वर्चस्व टूटना प्रारंभ हो गया था, और उसकी मुख्य वजह थी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का फैल जाना, जिसे हम तीसा की मंदी के नाम से जानते हैं। 1930 के आसपास एक मंदी का दौर आ गया था, जैसे कि आज जो मंदी का दौर है, वजह उसकी मेडिकल है। कोरोना, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक बीमारी पूरे विश्व
को ग्रसित कर चुकी है, जिससे कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं और मंदी जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई है। और मंदी किसे कहते हैं ये तो अब आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि आप सब देख रहे हो, अपने आसपास भी देख रहे हो। लोग जो है लोगों को काम पर से निकाला जा रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कंपनियों की वस्तुओं की मांग ही नहीं है। और जब मांग ही नहीं है तो पहले से जो पूर्ति कर बना के रखी हुई है वो बिना बिकी हुई पड़ी है। इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ओवर प्रोडक्शन या अति उत्पादन कहते हैं। और यह मंदी की मुख्य पहचान है कि बाजार में अति उत्पादन, जो बचा हुआ या बिना बिका हुआ उत्पादन है, उसकी भरमार हो जाती है। और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ने लगती है, क्योंकि कंपनियां रोजगार को अपने घर भेजने लगती हैं, यानी कि लोगों को छंटनी की त्रासदी झेलनी पड़ती है, जो कि आज हम चारों तरफ देख ही रहे हैं। तो 30 में भी एक इसी तरह की मंदी का दौर आया था, और उस समय जब एक समस्या आर्थिक खड़ी हो गई तो सभी देश की सरकारों ने अर्थशास्त्र के जो पुरजोर समर्थक लोग थे उनकी तरफ देखा कि भाई आप इसका समाधान बताएं कि क्या करें। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के पास इसका कोई उचित समाधान नहीं था। हालांकि सिद्धांत उन्होंने आया रोजगार का दे रखा था, लेकिन चूंकि उस सिद्धांत में कितनी बड़ी खामी थी कि वो पूर्ण रोजगार की मान्यता के साथ चलते थे। वो मांग और पूर्ति में संतुलन हमेशा बना रहता है की मान्यता के साथ चलते थे। उन्होंने जेबी से, जिसको हम जॉन बैप्टिस्ट से, एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजित करती है। इस नियम को मानने के कारण इन लोगों का ये मानना था कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी सप्लाई डाली जाती है उस पूरी की पूरी सप्लाई या पूर्ति की मांग कर ली जाती है, इसलिए बिना बिका हुआ उत्पादन नहीं बचता। अतः अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन हो ही नहीं सकता। इसलिए सप्लाई हमेशा डिमांड के बराबर बनी रहती है और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बना रहता है, यानी कि कोई बेरोजगारी नहीं पाई जाती। और यदि कोई बेरोजगारी कुछ अल्प समय के लिए आ भी जाए तो उसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मजदूरी दरें यानी वेजेस, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, आगे जब सवाल करेंगे तो हम स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। तो वेजेस, ब्याज की दरें जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, आगे भी हम जब सवाल करेंगे तो वहाँ आर से डिनोट करेंगे। और पी, पी यानी प्राइस, इसे भी स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। तो ये तीनों जो हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, अपवर्ड्स भी और डाउनवर्ड्स भी, यानी इन्हें कम भी किया जा सकता है और अधिक भी किया जा सकता है। अब किया जा सकता है का मतलब आप ये ना लीजिएगा कि इन्हें सरकार कम करेगी। सरकारी हस्तक्षेप के ये समर्थक नहीं हैं। इनके अनुसार सरकार बिल्कुल भी मौद्रिक या आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे। सरकार का काम केवल अपने राजनीतिक दायित्वों को निपटाना होना चाहिए। अर्थशास्त्र एक बाजार अर्थव्यवस्था एक बाजार अर्थव्यवस्था होगी, जिसमें मांग और पूर्ति शक्तियां अपने आप संतुलन ले आएंगी। और ये संतुलन किस वजह से आ जाएगा? क्योंकि डब्ल्यू, आर और पी जो है तीनों वो फ्लेक्सिबल है। तो इस तरीके से ये लोग इस तरह की मान्यताओं को लेकर चले। इस वजह से जैसे ही मंदी का काल आया तो दो मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। पहली अति उत्पादन की समस्या, दूसरी बेरोजगारी की समस्या। अब इनकी तरफ जब सरकारों ने निगाह की कि भाई कोई समाधान बताएं, तो इन लोगों के पास एक छोटा सा समाधान बस यही था, जो कि पीगू ने, जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने सुझाया था वेज कट पॉलिसी, कि जो वर्तमान में जो बच गए हैं लोग रोजगार पे, उनके वेतन में कुछ कुछ कटौती कर दो और इस तरीके से वो जो पैसा है वो उन घर बैठे लोगों को बुलाकर वापस रोजगार पे लगाकर उनको सैलरी के रूप में बांट दो।
तो इस तरीके से बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने जब इस तरह का प्रयास किया तो उन्होंने पाया कि मंदी की समस्या दूर नहीं हुई वरन और भी गहराती चली गई, क्योंकि यह समाधान बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए ठीक नहीं था। ये बाद में अर्थशास्त्री जेएम केन्स ने बताया कि ये क्यों ठीक नहीं रहा। इसका कारण ये रहा कि यदि हम मौजूदा रोजगार में लगे हुए लोगों की वेतन में कटौती कर देंगे और उस वेतन से दूसरे लोगों को रोजगार दे देंगे तो आदमी काम पे लगे हुए तो दिखाई देंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था में मांग नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जिन लोगों की वेतन से हमने कटौती कर ली है वे लोग अपनी मांग को घटा देंगे। भले ही जिन लोगों को हमने वेतन देना शुरू कर दिया है वे कुछ मांग जनरेट करेंगे, लेकिन मौजूदा मांग में अल्टीमेटली कमी ही होगी, क्योंकि जिनका वेतन घटाया है उनकी मांग भी घट जाएगी। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में मांग की कमी बनी रहेगी, इस तरह मंदी भी बनी रहेगी। तो जितना भी मैंने आपको बताया है उन्हीं का ये दोहरान है की फीचर्स ऑफ द थ्योरी के मुख्य मुख्य बातें क्या है। बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई है। आप इसे ऐसे ही पढ़ें, ऐसे ही लिख भी सकते हैं, अदरवाइज मैं जैसे समझा रही हूँ आप हिंदी में अपनी कॉपी पेन से नोट भी कर सकते हैं। चीज़ें मैं सारी लगभग लगभग डिस्कस कर चुकी हूँ, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी वो आपको समझा दूंगी। जैसे कि पहला पहला है जेबी से के नियम के हिसाब से हमेशा जो है पूर्ति मांग का सृजन कर लेती है, इसलिए मांग और पूर्ति हमेशा बराबर रहते हैं। नंबर 2, परफेक्ट कंपटीशन इन गुड्स एंड सर्विस मार्केट्स। वस्तु बाजार होता है एक अर्थव्यवस्था में और एक होता है साधन बाजार। साधन यानी फैक्टर्स यानी भूमि, श्रम, पूंजी, साहस आदि। और गुड्स मार्केट होता है वस्तु बाजार, जिसमें वस्तुएं होती हैं, उनकी मांग और पूर्ति होती है। तो वो कह रहे हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि वस्तु और साधन बाजार दोनों में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। आपने फर्स्ट ईयर में माइक्रो में बाजार पढ़ा है, जिसमें सबसे पहली कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन ही पढ़ाई जाती है, जिसके क्या लक्षण होते हैं ये आपको मालूम ही होगा। नेक्स्ट है मार्केट इकोनॉमी यानी बाजार अर्थव्यवस्था है। बाजार अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति शक्तियां मौजूद रहती हैं और संतुलन को लाने में यही दो शक्तियां जिम्मेदार होती हैं, सरकार का कोई रोल नहीं होता। लेबर मार्केट में यानी श्रम बाजार में भी क्या है, संतुलन जो है वो श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति ले आते हैं। दोनों ही श्रम की रियल वेजेस के फंक्शन होते हैं। यानी यदि हम श्रम का मांग वक्र बनाएं और श्रम का पूर्ति वक्र अलग बनाएं तो लेबर डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ W अपॉन P। W अपॉन P है आपका रियल वेजेस, क्योंकि W अपॉन P में से W जो होता है वो है आपकी मौद्रिक मजदूरी और P है प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल। जब दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं W अपॉन P करके, तो वो जो निकलता है वो श्रमिक की क्या निकलती है, रियल वेजेस। तो श्रम का मांग वक्र या श्रम की मांग उसकी रियल वेजेस की फलन होती है और यह फलन नेगेटिवली आपस में जुड़ा होता है, यानी कि W अपॉन P बढ़ेगी, श्रम का मांग वक्र हम आगे बनाएंगे, चलो अभी यहाँ पे इतना ही पर्याप्त है। जब आपके सामने मांग वक्र और पूर्ति वक्र श्रम का बना होगा तो इसको ज्यादा अच्छे से समझा देंगे। नेक्स्ट है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। फिशर का एक इक्वेशन है MV इज इक्वल टू PT। आगे इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे अगर आपके सिलेबस में होगा, अदरवाइज इसमें मैं बता देती हूँ क्या क्या है। M है मुद्रा की मात्रा, V है वेलोसिटी ऑफ मनी, मुद्रा का चलन वेग, इज इक्वल टू P है प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, और T है ट्रांजैक्शन के लिए जितनी भी वस्तुओं सेवाओं की पूर्ति है वो है आपकी T। तो MV इज इक्वल टू PT। शॉर्ट रन में जब V अमापनीय है और T
स्थिर है, ऐसे में जो रिलेशनशिप बच जाता है वो है m इज इक्वल टू पी, और यह संबंध जो है वो सीधा, प्रत्यक्ष और धनात्मक होता है, और क्लासिकल्स के हिसाब से यानी फिशर के हिसाब से यह समानुपाती भी होता है। अब m क्या है? मुद्रा की मात्रा, और इज इक्वल टू पी लिखा हुआ है राइट साइड, वो है प्राइस लेवल। जितनी मुद्रा की मात्रा बढ़ाएंगे जितने प्रतिशत, उतने ही प्रतिशत प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। जितना मुद्रा की मात्रा का प्रतिशत घटाएंगे उतना ही प्रतिशत मुद्रा कीमत स्तर गिर जाएगा। यह दोनों का संबंध इस प्रकार का है। तो 5वें पॉइंट में यही लिखा है कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत के हिसाब से फिशर का इक्वेशन यहाँ लागू होता है, एम वी इज इक्वल टू पी टी, जिसमें v और t के स्थिर रहने पे सीधा संबंध m और p में बन जाता है, और यह संबंध सीधा, प्रत्यक्ष और समानुपाती होता है। किसके हिसाब से? क्लासिकल्स के हिसाब से। नेक्स्ट 6 पॉइंट है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रियल वेजेस एंड मनी वेजेस। अब इसमें लिखा हुआ है, देखिए, रियल वेजेस ब्रैकेट में लिखा हुआ है W अपॉन P, और मनी वेजेस मौद्रिक मजदूरी हम कहते हैं W, जो कैश या जो भी पैसे महीना तय जो श्रम को दिया जाता है महीना तय करके, जैसे 1000 रुपये मजदूरी है, 2000 रुपये मजदूरी है, 3000 रुपये मजदूरी है, ये उसका W है, मौद्रिक मजदूरी है। इन दोनों में आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी एक बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है, एक घटती है तो दूसरी भी घटती है। नेक्स्ट 7 पॉइंट है, देयर इज एन आयरन कर्टेन बिटवीन रियल सेक्टर एंड मनी सेक्टर। देखिए, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो अर्थव्यवस्था को या अर्थव्यवस्था में दो सेक्टर बताते हैं जिनमें फिनोमिनास को बांटा जाता है, एक है रियल सेक्टर, एक है मनी सेक्टर। मनी सेक्टर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें दो ही वेरिएबल है, मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई, मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, और वह कहते हैं संतुलन में ये दोनों बराबर होती हैं। और रियल सेक्टर में बहुत सारे अन्य वेरिएबल्स आ जाते हैं, जैसे उत्पादन, आउटपुट, तो उसमें उत्पादन फलन आ जाता है। इसी तरीके से श्रम की मांग, श्रम की पूर्ति, तो ये श्रम बाजार आ जाता है। इसी तरीके से वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, ये वस्तु बाजार आ जाता है। इसी तरीके से सेविंग और इन्वेस्टमेंट, बचत और निवेश, तो ये भी रियल सेक्टर के फिनोमिना माने जाते हैं। तो क्लासिकल्स कहते हैं कि रियल सेक्टर बिल्कुल अलग है और मनी सेक्टर बिल्कुल अलग है, आयरन कर्टन है इन दोनों के मध्य। इसका मतलब यह है कि रियल सेक्टर फिनोमिनाज में यदि कोई परिवर्तन होगा तो मनी सेक्टर में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और मनी सेक्टर में कोई परिवर्तन होगा तो उसका रियल सेक्टर में कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। अब इसको हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे जब थ्योरी को पूरी तरह एलोबरेट करेंगे। यहाँ पॉइंट के हिसाब से इतना काफी है। नेक्स्ट है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑलवेज बी देयर इन द इकोनॉमी, यानी बेरोजगारी किसी भी रूप में नहीं पाई जाएगी। अगर अल्पकाल में 10-12 दिन के लिए कोई बेरोजगार होता भी है तो पुनः उसे काम का अवसर मिल जाएगा और वो रोजगार पर लग जाएगा, क्योंकि W, R और P तीनों फ्लेक्सिबल हैं। ऑन लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट फॉलोइंग सिचुएशन विल ऑलवेज प्रिवेल, यानी निम्न जो स्थितियां हैं वो हमेशा ही संतुलन की स्थिति में ये बनी रहेंगी, कायम रहेंगी। पहला, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई इन गुड्स मार्केट, लेबर डिमांड लेबर सप्लाई इन फैक्टर मार्केट, एस इज इक्वल टू आई, सेविंग बराबर रहेगी हमेशा निवेश के, और मनी डिमांड हमेशा रहेगी बराबर मनी सप्लाई के। तो इस तरीके से यदि हम समीकरणीय रूप से थ्योरी को स्पष्ट करना चाहें तो आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड में ये इक्वेशंस खुले हुए हैं। बहुत सारे मैं पढ़ चुकी हूँ, पुनरावृत्ति हो जाएगी, और कुछ अलग से भी हैं, जैसे उत्पादन फलन है सबसे पहला, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n और k0, k फॉर कैपिटल है और n फॉर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यानी श्रम की मात्रा। ठीक है, तो y किसका फंक्शन है, उत्पादन किसका फलन है, इन दोनों फैक्टर्स की मात्रा का। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, अल्पकालीन उत्पादन फलन जो आपने माइक्रो में पढ़ा था, पिछले साल आप पढ़ के आए उत्पादन फलन सारा। अल्पकालीन उत्पादन फलन में श्रम की मात्रा अल्पकाल में सिर्फ परिवर्तनशील रहती है, बाकी सारे जो वेरिएबल हैं वो दिए हुए स्थिर रहते हैं। ये लॉन्ग रन में ही चेंज होते हैं, इसलिए इनको दिया हुआ मानते हैं। सेकंड है आपका जो फंक्शन है dy अपॉन dn इज इक्वल टू W अपॉन P, यानी कि रियल वेजेस जो है वो
किस तरीके से निर्धारित होती है ये हम देख चुके हैं। दूसरी तरीके से इसको लिखा हुआ है। नेक्स्ट है N इज इक्वल टू N W अपॉन P। वही रोजगार का स्तर किससे निर्धारित होगा? आपके श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति वक्र से, जो कि W अपॉन P से निर्धारित होते हैं। मनी डिमांड मनी सप्लाई के बराबर रहेगी, है ना। और जो सेविंग है वो फंक्शन है R और Y का। जो 6th इक्वेशन है, सेविंग इज फंक्शन ऑफ R एंड Y। R है ब्याज की दर और Y है आय का स्तर। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में जब हालांकि देखिए क्लासिकल्स इस इक्वेशंस में सिर्फ R पे ही ज़्यादा जोर देते हैं। जो नियो क्लासिकल्स है उन्होंने Y को भी ऐड कर दिया है। अदरवाइज ये इक्वेशन आप इसी तरीके से नोट कर लीजिए। सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ R और I इज फंक्शन ऑफ R, यानी निवेश भी R का फलन है और बचत भी R का फलन है। तो ब्याज की दर से बचत धनात्मक रूप से जुड़ी हुई रहती है और ब्याज की दर से निवेश का स्तर ऋणात्मक रूप से जुड़ा हुआ रहता है। इसे मैं आगे आपको फिर से विस्तार से बता दूंगी। तो संतुलन में दोनों बराबर हो जाते हैं, S इज इक्वल टू I, और संतुलन में हमेशा सप्लाई डिमांड के बराबर रहती है। तो नेक्स्ट जो भी स्लाइड खुली है उसी में हम आज की क्लास वाइंड अप करेंगे कि इस जो मॉडल में 9 इक्वेशंस हैं और 9 जो वेरिएबल्स हैं उन सब के बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं। और आगे जो है थ्योरी को बढ़ाने से पहले मैं इस क्लास को आपकी समाप्त करूंगी आज ही, क्योंकि यह बड़ी वीडियो बन रही है जिसे अपलोड करने में मुझे परेशानी होगी अगर और ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो तब तक आप इसे दोहराइए, समझने की कोशिश कीजिए। इसका मैं PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर चुकी हूँ, तो आप स्लाइड को आराम से PDF रूप में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम